हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं आप सभी को ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए चल रहा हूं। मेरी समझ से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, खास करके क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आज का टारगेट ओनली क्लास 11th के लिए है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि आपको 12th में है तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए आपको 11th 12th का एग्जाम आपको जो है बुक्स आपको पूरी तरह से पढ़नी है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं जो आज आपको बताने चल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं बेस्ड ऑन रिवीजन के आधार पर मैं बताना चाह रहा हूं। बिकॉज ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम इज वेरी क्लोज। आपका हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही नजदीक है और उसी को वो बेस मान करके मैं 11th के स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं और आप सभी को ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से, कैसे और कहां से क्वेश्चन को एनालाइज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। एक मॉडल लाइफ बिहेव मैं आपको बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के पहले आप ढेर सारे मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और हो सकता है उस मॉडल पेपर से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सॉल्व पेपर में आ जाए, मेन पेपर में आ जाए। तो एज लाइक मॉडल पेपर, मैं पेपर नहीं बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं, जितने टॉपिक हैं टोटल बुक्स के और जो आपके हाफ ईयरली कोर्स के टॉपिक हैं, ये कौन कौन से टॉपिक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं सेंट जेवियर स्कूल बदलापुर से बोल रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी मेरा YouTube चैनल है, इस माध्यम से मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो भी मेरा टॉपिक है, जो भी मेरा पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है, आपको पढ़ना है। अब ये देखा जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। जितना आपने पढ़ा है, जितना मैंने आपको लेक्चर दिया है, आपको मैंने पढ़ाया है, जितने मेरे लेक्चर क्लास 11th में, क्लास 9th में डिलीवर्ड किए गए हैं, उसमें से आपने कितना स्टडी किया है, ये सारा रिजल्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम, आपके जो है एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद हमें मिलेगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी स्कोरिंग करेंगे। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस विषय में। सबसे पहले तो आइए देखा जाए, अभी कुछ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन एनालाइज किया था, सर जी जो आप जो है सेल की डिफिनीशन जो आप इतनी लंबी बता रहे हैं और ये सेल की कंप्लीट डिफिनीशन क्या होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सेल की जो डिफिनीशन आज के करंट डेट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह सेल की एक आधुनिक परिभाषा है। परिभाषाओं में भी ढेर सारी, सेल की कुल 11 डिफिनीशन दी गई। जैसे मैं कुछ डिफिनीशंस के विषय में आपको बताना चाहूंगा। कहा गया सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कोशिका जैविक क्रियाओं की इकाई है, कह दिया गया। क्या इतना कह देने से सेल की डिफिनीशन कंप्लीट हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं। अगर हम इतना कह दें कि सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, देयर इज नो कंप्लीट डिफिनीशन। फिर अगर हम कह रहे हैं सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कैपेबल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी हुई है, तब भी डिफिनीशन कंप्लीट नहीं होती। फिर हम बोल रहे हैं, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुक्स की डिफिनीशन बोल रही हैं। फिर कहा गया कि कोशिका जैविक क्रियाओं की इकाई है जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मींस अ सेल इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, द न्यूक्लियस आर सिंपली अकर इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इतना कह देने से माय डियर फ्रेंड्स सेल की डिफिनीशन कंप्लीट नहीं होती। जैसे समय समय पर विज्ञान ने उन्नति किया है, वैसे ही हमारे साइंस ने
हमारी बायोलॉजी ने, हमारे जीव विज्ञान ने भी समय समय पर आधुनिक परिभाषाओं को दिया है। मैं इन्हीं परिभाषाओं के तहत मैं आपको एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं आपको सेल की डिफिनीशन, जो एक्यूरेट और फाइनल डिफिनीशन है सेल की। सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी delimited semi-permeable membrane and capable of free from other living system is self-reproductive। कोशिका जैविक क्रियाओं की इकाई है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है। यदि इसे जैविक तंत्रों से अलग कर दिया जाए तो यह स्वतः जनन कर सकती है, स्वतः जनन इसमें हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी कैपेबिलिटी सेल के अंदर है तो हम कंप्लीट सेल को कहेंगे। हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। एंड वेयर? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने सिर्फ यह बताया ओमनी सेलुलर या सेलुलर, या छोटे छोटे कोशिकाओं का एक चैम्बर होता है। तो इतना कह देने से रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस तरह से डिस्कस किया, इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया, इतना एक्सप्लेनेशन कर देने से आप देख सकते हैं कि हम कोशिका को पूरी तरह से सर्टिफाई नहीं कर सकते, पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं कोशिका की कंप्लीट डिफिनीशन आपके सामने न रख दूं। माय डियर फ्रेंड्स, कोशिका की कंप्लीट डिफिनीशन रखने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कोशिका जैसे आप पढ़ रहे हैं उसमें भी कई चीजें हैं, जैसे प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है। दो प्रकार की कोशिकाएं पहले तो आ गई, एक को मैंने कहा ये प्रोकैरियोट है, एक को मैंने कहा यूकैरियोट है। अगर माय डियर फ्रेंड, अगर ये प्रोकैरियोट है, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस दोस टाइप्स ऑफ सेल्स आर मेड बाय द प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। Those cells are made by the primitive nucleus is called prokaryotic cell. And eukaryotes, those cells are made by the eukaryon. You means modern. You means modern. Modern. You means modern. Modern means होता है, modern means होता है कि आधुनिक, आधुनिक कोशिका। तो आधुनिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो है आसानी पूर्वक जो है वो एक प्रारंभिक केंद्रक के द्वारा, एक आधुनिक न्यूक्लियस के द्वारा बंधी हुई होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आधुनिक कोशिका है वो एक ऐसी कोशिका है जो कि एक आदि न्यूक्लियस, जो प्रिमिटिव, एक जो है आदि न्यूक्लियस। यू मींस मॉडर्न, मॉडर्न मींस नई न्यूक्लियस। नए न्यूक्लियस और पुराना न्यूक्लियस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? जब मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा था, आप देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर अलीमुद्दीन शेख कौदरी कि यूट्यूब चैनल पर जब आप देखेंगे उसमें मैंने बैक्टीरिया के विषय में पढ़ाया है। और जब मैं बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तो मैंने बैक्टीरिया के विषय में बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर कोई कांस्टेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऑल न्यूक्लिक मटेरियल इज स्कैटर्ड होल अराउंड सेल इन द बैक्टीरिया। जितने भी न्यूक्लिक मटेरियल होते हैं सारे के सारे मटेरियल वो जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वो सब फैले हुए होते हैं। मींस देयर आर नो एनी स्ट्रक्चर हैव फाउंड टू द बैक्टीरिया, नो एनी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज फाउंड इन द बैक्टीरिया। नाभिक के अंदर कोई ऐसा न्यूक्लियस की संरचना नहीं पाई गई, एक केंद्र की संरचना पाई गई जिसके आधार पर हम ये कह सकते हो दिस इज द ट्रू न्यूक्लियस। सो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप भ्रमित ना हो। आपका जो है टॉपिक, आपका नॉलेज ऐसा ना हो, कहीं आप ऐसा ना फील करें कि लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा था और सेंट जेवियर के टीचरों ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे टीचरों ने बहुत कुछ आपको दिया है, आप उससे सीखे कितना है। हमारे टीचर तो रेगुलर आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, हमारे टीचर तो रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। तो क्या आप उस रेगुलर क्लासेस को से सर्टिफाइड हैं? अगर उस रेगुलर क्लासेस से आप सर्टिफाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लासेस से सर्टिफाइड नहीं हैं तो अलाउ ये भी किया गया है आपको कि अगर आप उससे सर्टिफाइड नहीं है तो आप क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं, आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्कूल में आकर के सब्जेक्टिव टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं सभी जो है
हमारे फादर स्टालिन, प्रिंसिपल फादर स्टालिन ने सभी बच्चों को क्लास वाइज डिवाइड कर दिया है कि ये क्लास 9th है, ये क्लास 10th है, ये क्लास 11th है, ये क्लास 12th है, ये कॉमर्स ग्रुप का है, ये साइंस ग्रुप का है, ये आर्ट ग्रुप का है। आपने सारे ग्रुपों को डिवाइड कर दिया है, तो वो ग्रुप वाइज जितने लेक्चर होता है वो ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। जितने भी लेक्चर जाते हैं वो ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब ऐसा भी मत समझिएगा कि लेक्चर को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं। पहले लेक्चर को एक बार देखते हैं, समझते हैं, बुक से मैच करते हैं, उसके बाद लेक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं आपको आगे की टॉपिक के विषय में डिस्कस कराने चल रहा हूं। जैसे मैंने पूछ लिया आपसे, सपोज दैट क्वेश्चन राइज करने चल रहा हूं, हु डिस्कवर्ड सेल, मैंने कह दिया एंड हाउ, खोज क्या किसने खोजा था और कैसे खोजा गया, तो आपने देखा रॉबर्ट हुक ने खोजा और किस तरह से खोजा। इसके साथ ही साथ ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ढेर सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। क्लास 11th के बच्चों के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं, जो कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं और एग्जाम के को फेस करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, उनको पूरी तरह से पढ़ना है उसके विषय में। आइए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ढेर सारी चीजें दी गई हैं, ढेर सारी चीजें लिखी गई हैं। इन सारे पॉइंट्स के विषय में आपको डिस्कस करने हैं। ये एज फार एज ए मॉडल, एज फार एज ए मॉडल, मैंने मॉडल दिया है, नॉट बी अ क्वेश्चन, दिस इज अ मॉडल। ये मॉडल मैंने दिया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, सपोज दैट व्हाट आर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटोजुअन्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजुअन्स, व्हाट हु गिव द 5 किंगडम सिस्टम। So it's like many questions are arising in the first lesson, many questions are arising, ढेर सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं। तो यहां पर यह देखा जा रहा है ध्यान से कि अगर मैंने प्रोटिस्टा के विषय में बात किया तो अलग बात किया, और मैंने प्रोटोजुअन्स के विषय में बात किया तो मैंने अमीबा, यूग्लियन और पैरामीशियम के विषय में बात कर दिया। अमीबा में लोकोमोशन क्या है, अमीबा में मूवमेंट कैसे होता है, अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है, अमीबा इंगेशन कैसे करता है, अमीबा में जो सारा डाइजेशन किस प्रकार से होता है। मैंने अमीबा के विषय में पूछा, मैंने यूग्लिना के विषय में पूछा, मैंने पैरामीशियम के विषय में पूछा। तो आपको जानना होगा सेकंड व्यू, सेकंड टॉपिक के विषय में अगर हम एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करें माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि अगर मैंने प्रोटिस्टा के विषय में डिस्कस किया है, देयर आर नो एनी प्रॉब्लम। इफ you face to any types of problem, you face to any kinds of problem, you have also be discussed to another points, just like the phylum Protozoa. Protozoan, proteozoan means protozoa. Protozoa means those types of animal, in those types of animal, those are simply belongs to the protozoan, proteozoan, primitive animals, proteozoan, primitive animals, proteozoan. There are two terms have mixed together to form a single words. This is called to the protozoa. इसी को हमने प्रोटोजोआ नाम दिया कि प्रोटियोजुआन कहा मैंने, प्रिमिटिव जोआ, जोआ मीन्स एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स को मैंने कहा प्रोटोजोआ। एंड सेकंडली वी हैव सीन दिस पॉइंट, सेकंडली वी हैव सीन दिस पॉइंट। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया अभी कि प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम है। सेकेंडली आइए देखते हैं और अगला टॉपिक पर मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। जैसे कहा दिया गया, सपोज दैट व्हाट आर द थैलोफाइट्स, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द थैलोफाइट्स। Thallophyte, bag-like structure, bag-like structure. Thallophyte means bag-like structure. It means in those types of plants had not been divided in between root, leaves and stem. The categories of majority of plants have not been divided in between root, leaves and stem. Just like to the algae, to the fungus. So in this point, algae and fungus, these types of algae and fungus, these types of thallophytes, bag-like structure, those who have not been divided in between root, leaves and stem. So according to this view, according to this point, I have discussed into the another new points. So in this way, thallophytes, थैलोफाइट आपने फंगस के विषय में देखा, एल्गी के विषय में देखा। माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ एल्गी, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ फंगस। एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स, फंगस इज नॉन ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन एल्गी, सिंस द एल्गी हैव मेड देयर फूड इटसेल्फ, एंड द फंगस आर फंजाई
It means without chloroplast, means those categories of plants have not been made their food itself, is called fungus. It means ऐसे जो है प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो सरवाइव कैसे करेंगे, वे लाइव कैसे करेंगे, जीवित कैसे, माय डियर फ्रेंड्स, उनको सरवाइव करने के लिए, लाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है या इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहां पर डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स से अपने फूड न्यूट्रिशन को लेता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। जब उनसे अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो वहां से भोज्य पदार्थों को लेकर के उनसे अपनी लाइफ को सरवाइव करता है, सड़े गले। लेकिन अगर मैंने एल्गी के विषय में बात किया माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने एल्गी के विषय में बात किया तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं एल्गी के विषय में डिस्कस कर रहा हूं, तो इसका सीधा सा असर यह हो गया कि एल्गी जो होते हैं वे क्लोरोफिलस हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, विभिन्न प्रकार की, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये सब एल्गी की वैरायटी में आएंगे। एंड these types of these categories of plants have not been divided in between root leaves and stem. It means it's also belong to the phylum Thallophytes. It's also belong to the phylum Thallophytes. And also you have seen this algae. Algae is also belongs to phylum Thallophyte. Fungus is also belong to phylum Thallophyte. There are majority of fungus are occur in this nature. बहुत सारे जो है फंगस जो है पाए जा रहे हैं इस क्लाइमेट में। आइए देखते हैं, यहाँ पर अगला मैंने दिया थैलोफाइट के विषय मैंने बताया। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे राइज किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक के विषय में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से उस टॉपिक का आंसर दीजिए, लिखिए। जैसे मैंने कह दिया प्लेटीहेल्मिन्थ, फ्लैटवर्म, प्लेटीहेल्मिन्थ, फ्लैटवर्म, चपटे कृमि जैसे लीवर फ्लूक हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, ये दोनों हो गए फ्लैटवर्म में। अब उनमें से किसी जो भी आपको डिस्कस, जो भी आपको नॉलेज, मैंने दोनों को अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोगों तक पहुंच गया है। आप लोग प्लेटीहेल्मिन्थ के विषय में डिस्कस करिए, जानिए, उसके विषय में सीखिए। व्हाट आर प्लेटीहेल्मिन्थ, फ्लैटवर्म क्या होते हैं और ये किस तरह से बॉडी से ब्लड को सक करते हैं। एंड दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स are parasite animals, those that suck our food or blood because of our body is very weak. Why? Our pure blood has sucked by the टीनिया सोलियम, by the liver fluid. अगर हमारी बॉडी इनसे ब्लड को सक कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है जीव ऐसे हैं जो हमारे बॉडी से ब्लड को सक करेंगे तो हमारी बॉडी एनीमिक हो जाएगी। Anemic means we are suffering from anemia disease. Anemic means we are suffering from anemia disease, जिसकी बॉडी में ब्लड की मात्रा जो है वो कम होगी। अगर ब्लड की क्वांटिटी कम है, रुधिर की मात्रा कम है, तो जाहिर सी बात है अगर ब्लड की क्वांटिटी कम है तो ये जो है आसानी पूर्वक आदमी जो है उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। बॉडी से इनको जो है डिस्चार्ज करना है, इनको बॉडी से हटाना है। तो इस तरह से आपने देखा और मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया कि व्हाट आर प्लेटीहेल्मिन्थ, चपटे कृमि हैं और इसमें डाइजेशन के लिए देखा गया डाइजेस्टिव ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होते बिकॉज ऑफ दे हैव ओनली टेक टू द आवर डाइजेस्टिव मटेरियल्स एंड आवर ब्लड। ये हमारे खुद जो पाचित किए हुए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ब्लड को सक करते हैं, इसीलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट नहीं। आइए अगला देखते हैं टॉपिक। मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको, शीर्षक बता रहा हूं, मैं उन्हीं से टॉपिक से बता रहा हूं जिस टॉपिक को जो है सीबीएसई बोर्ड ने आपको जो है दिया है। आप इतने ही टॉपिक को 30% माइनस करके जो 70% का लेक्चर है उसी पर मैं बता रहा हूं कि उन्हीं जो है टॉपिक पर मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको। आप यहां पर देखिए अगला दिया गया सिम्टम मैंने एनीमिया का बता दिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, my dear friends, economic importance of bacteria, economic importance of bacteria। मैंने कहा कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है।
बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने देखा कि जो बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहा है, उसी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हमने क्या किया, यहां पर जो है बैक्टीरिया, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वी आर आल्सो वी क्लासिफाइड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया। मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी आपको बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बताया। पहले जैसे कोकस बैक्टीरिया है, कोकस मींस स्फेरिकल, कोकस मींस स्फेरिकल, कोकस बैक्टीरिया हो गया तो स्फेरिकल हो गया। बैसिलस स्टिक शेप बैक्टीरिया, ये बैसिलस बैक्टीरिया हो गए जिनको स्टिक शेप बैक्टीरिया बोला गया। अब कोकस में है स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोकोकस, ये कोकस बैक्टीरिया में आ रहे हैं। अब जहां पर पाया जा रहा है उसी के बेस पर इनका नामकरण किया जा रहा है। जहां पर ये पाए जा रहे हैं, एनिमल किंगडम आप उठाइए, एनिमल किंगडम पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। एनिमल किंगडम में देखिएगा, मैंने टॉपिक दिया है ना एनिमल किंगडम, मैंने एनिमल किंगडम पर डिस्कस करा माय डियर फ्रेंड्स। तो एनिमल किंगडम को अगर हम बेस मान लेते हैं तो उसमें ढेर सारे एनिमल्स आ जाएंगे, और उन्हीं एनिमल किंगडम को बेस मान करके मैं लेक्चर में टॉपिक में सारा शीर्षक आज जो है आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं सारे टॉपिक की, कि आपको कहीं ऐसा ना फील हो कि ये टॉपिक के सिम्टम, ये पॉइंट से बेस हमसे छूट गए। मैंने एड्स के विषय में बताया है, HIV के विषय में एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उसके विषय मैंने दिया। अभी आज हमारा जो है लेक्चर डिलीवर्ड किया गया, आप लोगों के पास पहुंचा होगा, जिसमें HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके विषय मैंने बोला है। कोविड-19 के विषय मैंने बोला है, जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस क्या है, कैसे आया और किस तरह से ये बॉडी को इफेक्टेड कर रहा है। तो बॉडी की जो पावर ऑफ इम्यूनिटी धीरे धीरे लॉस करेगी, तो ऐसे जो है धीरे धीरे जब बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी लॉस करेगी तो बॉडी को इफेक्टेड करेंगे। बॉडी को जो है इफेक्टेड करने का आशय हुआ कि बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो सिम्टम आप जो है मैंने दे दिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया मैंने बता दिया, और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपने देखा कि ये मोस्टली इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकली मीन्स आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बैक्टीरिया का यूज कहां हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से बैक्टीरिया का यूज आप देख रहे हैं, दूध से दही का बनाना है, दही से जो छाछ का बनाना है, या दूध से आप पनीर को बना ले रहे हैं तो दूध से आप दही को बना ले रहे हैं, दही से जो है आप मक्खन को निकाल ले, बटर को निकाल ले रहे हैं, तो इस तरह से मक्खन को निकाल करके आप घी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो है दूध के जो है प्रोसेस हैं, ये दूध से आपको जो है घी तक लेके पहुंचा रहा है, ये बैक्टीरिया की देन है। तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया ही होते, नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इसके पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैंने ढेर सारे जो है फंगल डिजीजेस को आपको दिखाया है। मैंने जो हमारा जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको जो अभी अभी हाल में जो लेक्चर दिया है कि उसमें प्लांट में डिजीज क्या हो रही है और करंट टाइम में प्लांट की डिजीज क्या है, और जिस तरह से पैडी की क्रॉपिंग की गई उसमें कौन कौन सी डिजीजेज आ रही हैं, जिसमें रस्ट क्या है, स्मट क्या है, सारी चीजों के विषय मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। कौन से रस्ट होते हैं, कौन से स्मट होते हैं, और किस प्रकार से जो है प्लांट्स को इफेक्टेड करते हैं। आइए देखते हैं। इस तरह से आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को देखिए, आर्थिक महत्व देख लिया बैक्टीरिया का कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में आपने ये देखा कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये रहा कि वो जो है इस तरह से यूज किया जा रहा है, दूध से दही का बनाना, दूध से छेना बनाया जा रहा है, पनीर बनाया जा रहा है। तो ये बैक्टीरिया का ही रीजन है, ये फंगस का रीजन नहीं है। फंगस तो ये कवक होते हैं जो कि मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकेट कर। माय डियर फ्रेंड, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे आप रोटी ले लीजिए, रोटी को रख दीजिए, ब्रेड को लेकर के रख दीजिए कहीं पर, और ब्रेड को लेकर के अंधेरे कमरे में नम और छायादार स्थानों पर रख दीजिए, नम और छायादार स्थानों पर रख दीजिए, और तीसरे चौथे दिन बाद आप देखिए तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो है धागे जैसे थ्रेड आपको जो है धागे जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। ये धागे जैसी संरचनाएं ही जो है यही जो है क्या है, यही जो है फंगस है, जिसको हमने कहा कि राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड उसको बोला गया। ये सभी के सभी, चाहे ब्रेड मोल्ड हो या स्लाइम मोल्ड हो, जो भी हो, ये सभी के सभी का क्या है, ये थैलोफाइट से बिलोंग करते हैं, फाइलम थैलोफाइट से बिलोंग करते हैं। इस तरह से आपने देखा बैक्टीरिया के विषय मैंने बताया। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा आप लोगों को एक और नए टॉपिक के विषय मैंने बताया है, टीनोफोरा। आप देखिएगा टीनोफोरा, नाइडेरिया लिखा गया,
नाइडेरिया मैं बता रहा हूं, उसके बाद टीनोफोरा मैं बताऊंगा आपको। पहले नाइडेरिया देख लीजिए, फिर टीनोफोरा बताते हैं। नाइडेरिया क्या होता है? नाइडेरिया नोड्यूल्स, नाइडेरिया। और नाइडेरिया मीन्स हो गया कि दोज टाइप्स ऑफ एनिमल्स दोज आर कंप्लीटली बिलोंग्स टू द स्पिक्यूल्स। इसमें स्पिक्यूल पाए जा रहे हैं, कांटे पाए जा रहे हैं, निमेटोब्लास्ट सेल पाई जा रही है, दंशिकाएं पाई जा रही है ना, इसीलिए बोला गया। और यहां पर आप देख रहे हैं दंश कोशिका जो एक बार ब्लास्ट करेगी, इस तरह से ब्लास्ट कर गई तो इसके ऊपर जो एनिमल बैठा है उसको मार देगी और वहां से उसका बच्चा कर ले जाएगी, खा ले जाएगी। और फिर वहां पर दोबारा नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। ध्यान रहे, वह कोशिका पुनः से बन करके जो है रिपीट नहीं होती है, फिर से वो कोशिका नहीं बनती है, नई कोशिकाओं का वहां पर जन्म होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एक नई कोशिका का जन्म हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ढेर सारे पॉइंट्स के विषय में आज आपके सामने डिस्कस किया है, और टोटल डिस्कस मैंने किया है एनिमल किंगडम से। तो एनिमल किंगडम जो मैंने अभी आपको बताया, समझाया, पढ़ाया, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने टोटल पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिए हैं। और आप लोग जो अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, जो नहीं अभी अब तक पढ़े हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी मेरा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को जाकर के आप जो है ऑल बेल पर का जो है क्लिक करिए, तो आप मेरे टोटल के टोटल वीडियोज आ जाएंगे। और उसमें जो भी जितने भी वीडियोज हैं वो मेरे लंबे वीडियोज हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन के वीडियोज हैं। आप उस लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन पर मत जाइए, इसलिए मैं उसमें एडवर्टाइज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं उसमें ढेर सारी बकवास की बातें नहीं कर रहा, मैं उसमें सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो टॉपिक टू टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के विषय मैंने आपसे को बताया है। और चाहे वो मेरा वीडियो 1 घंटे का हो, चाहे वो मेरा वीडियो 45 मिनट को, 35 मिनट को, जितने भी मिनट का मेरा वीडियोस होगा उसको आप पूरी तरह से देखेंगे, समझेंगे और उसी तरह से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, होमवर्क करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने हर वीडियोस में अपने लिखा है यू मेक द नोट, आप नोट बनाइए। मैंने क्यों लिखा? आज उसी की आवश्यकता है। अगर आपके नोट बनाया होगा तो आज आप उस नोट को पढ़ करके आएंगे और जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर देंगे। अगर आपने नोट नहीं बनाया है, इस तरह से कोई बातें नहीं किया है, तो क्या स्थिति बनती है कि आप जो है उसको जब आपने नोट नहीं बनाया है तो आपके सामने जो क्वेश्चन अराइज करेगा, अरे कहां से आ गया, कैसे आ गया, तो फिर आप ये कहना शुरू करेंगे कि ये पढ़ाया ही नहीं गया, ये बताया ही नहीं गया। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, ऐसी बातों को मैं यहाँ पर सुनना नहीं चाहूंगा। इसलिए मैंने टोटल टॉपिक एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाफ ईयरली में कुछ ही चैप्टर लेफ्ट हुआ है, कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, नहीं तो मैं पूरे ईयर का कोर्स इसी लॉकडाउन में समाप्त कर देता। तो यहाँ पर आपको देखना है। अब ये देखते हैं कि अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा टीनोफोरा के विषय में। माय डियर फ्रेंड्स, टीनोफोरा के विषय में आइए थोड़ा सा इसके विषय में डिस्कस किया जाए कि इनकी बॉडी जो होती है वो अरीसमित होती है। अरीसमित का सीधा सा अर्थ होता है रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं अरीसमित, जिसमें मुख्य रूप से जेलीफिश का वर्णन किया गया है, कॉप्स जेली या जेलीफिश का वर्णन किया गया है, ये अरीसमित में आते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप देखते हैं जैव संदीप्ति पाई जाती है, ये टीनोफोरा के प्रमुख लक्षण है। जैव संदीप्ति का पाया जाना है टीनोफोरा का प्रमुख लक्षण है, इंपॉर्टेंट कमेंट होना है टीनोफोरा के। इस तरह से आपने टीनोफोरा के देखा कि बॉडी जो है 2 कोरकार की हो, द्विकोरकार की, माने दोनों साइड से कोर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा टीनोफोरा में आ रहा है। तो आपने तमाम प्रकार के सिम्टम, तमाम प्रकार के लक्षण देखा आपने। और अभी देखते चलिए, एट लास्ट में आपको बताता चल रहा हूं कि आपने देखा है यहाँ पर एक टॉपिक आया, लास्ट का टॉपिक आ रहा आर्थ्रोपोडा। माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही आपको बता दिया और अपने लेक्चर में आर्थ्रोपोडा के लेक्चर में मैंने दिया है, इस लेक्चर को मैंने दिया है कि आर्थ्रोपोडा जो है ये पूरे जितने भी एनिमल किंगडम हैं, जितने भी एनिमल किंगडम हैं, सारे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम है। आर्थ्रोपोडा अगर ये सबसे बड़ा किंगडम है तो इस किंगडम के बेस पर आपने देखा कि आर्थ्रोपोडा अगर ये बड़ा किंगडम है तो इस किंगडम के बेस पर आपने देखा कि इसमें क्यों आर्थ्रोपोडा कहा गया। आर्थो मींस जॉइंटेड, पोडा मींस लेग्स, जॉइंटेड लेग मींस आर्थ्रोपोडा, जिसके पैर खंड युक्त हो और आपस में जुड़े हुए हो, पैर खंड युक्त हो और आपस में जुड़े हुए हो, उनको कहा गया आर्थ्रोपोडा।
आर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स, ज्वाइंटेड लेग्स, आर्थोपोडा बोला गया उनको। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने आर्थोपोड के विषय में डिस्कस किया। और आर्थोपोड में स्कॉर्पियन, क्रैब, ये सब आ रहे हैं आर्थोपोड में। स्कॉर्पियन आ रहा है, क्रैब आ रहा है, और वहां पर आपने देखा बटरफ्लाई आ रही है, हाउस फ्लाई आ रही है। तो जितने भी एनिमल्स है, प्राण आ रहा, झींगा आ रहा, मछली आ रही है। तो प्राण, झींगा, मछली, प्राण ये झींगा मछली है। तो आपने देखा कि ये ऐसे हैं जिनके पैर जो है ज्वाइंटेड है। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वह इसका टॉपिक होता है माय डियर फ्रेंड्स जो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना या कॉकरोच। कॉकरोच टर्म की उत्पत्ति भी मैंने व्याख्या किया है, या कुकारोचा से हुई है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इसके विषय में जितने भी पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये टोटल के टोटल टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किया है, या टोटल का टोटल टॉपिक्स जो है, यह कहां से आया है? यह टोटल का टोटल टॉपिक जो है आपकी बुक से लिया गया है। और ऐसा कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया गया है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ना हो। तो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, और एनसीईआरटी की बुक से ही आपको डिस्कस करके बताया जा रहा है। तो मैं ये अपने लेक्चर को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिया कि यहाँ पर ये आर्थोपोडा हो गए, आर्थो ज्वाइंटेड, पोडा मींस लेग, ज्वाइंटेड लेग वाले आ गए, जिसमें मैंने कई एग्जांपल आपको दिया आर्थोपोड के विषय में। मैंने कहा खंड युक्त पैर होंगे उनके। अब आप जो सोचिए ना कि ऐसे एनिमल कौन से आएंगे। दूसरा मैंने कहा कि हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोसील नहीं पाया जाता। इसके ब्लड कलरलेस होते हैं। ब्लड अगर कलरलेस है तो इसका मतलब हो गया किसमें जो है हीम नाम का रंगा पदार्थ नहीं पाया जाएगा। अगर हीम नाम का रंगा पदार्थ नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हीम नाम का अगर रंगा पदार्थ इसमें नहीं पाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर इसका ब्लड जो है वो रेड कलर में नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर इसका ब्लड रेड कलर, जैसे आपने स्कॉर्पियन को देखा होगा, बिच्छू को आपने मार दिया, उसका ब्लड कैसा निकलता है? कलरलेस, पानी जैसा। उसी पे आता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लैनेटा ब्लाटा, पेरीप्लैनेटा ओरिएंटलिस। तो जितने भी कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोड्स के, उतना और किसी फाइलम में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे लार्ज फाइलम रहा है आपका आर्थ्रोपोडा का। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम रहा सबसे लार्ज फाइलम रहा। और इस लार्ज फाइलम से आपने जो भी डिस्कस किया, जो भी एक्सप्लेनेशन किया, एक टोटल के टोटल एक्सप्लेनेशन आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि मैंने भी कई क्वेश्चन आपको बता दिया। और इंसेक्ट के विषय में, यूजफुल इंसेक्ट कौन से होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट कौन से होते हैं। यूजफुल इंसेक्ट के विषय मैंने आपको हरी बी के विषय में बताया है, लॉक कीट के विषय में बताया है, रेशम कीट के विषय में बताया है, आपको सिल्क वर्म के विषय में बताया है। तो सिल्क वर्म जो है, यह सिल्क वर्म सिल्क वाल बनाने वाले कीट, और यहाँ पर सिल्क बनाने वाले कीट अलग होते हैं, लॉक कीट अलग होते हैं, और यह सलब जिनको कहा गया, सिल्क वर्म को सलब बोलते हैं। तो इस तरह से कीटों की अलग अलग वैरायटी है। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये इंसेक्ट भी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही बिलोंग करेगा। जितने इंसेक्ट्स हैं, टोटल के टोटल इंसेक्ट जो है ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये बिलोंग करेंगे। आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से आपने देखा कि आर्थ्रोपोडा के जो है, इसीलिए मैंने आपसे पहले बता दिया कि आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे लार्ज फाइलम है, सबसे लंबा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, इसमें जन्म कैसे होता है, और कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट की कैटेगरी में आइएगा, आपको थैलोफाइट में मैंने बताया है रिप्रोडक्शन, 11 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में मैंने 11 टाइप्स का रिपोर्ट, जब मेरा टॉपिक उठाएंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो उसमें आप देखेंगे 11 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बताया है एल्गी के विषय में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा इस तरह से प्लांट्स में भी ढेर सारी डिजीजेस चल रही हैं। इस समय सबसे ज्यादा जो क्रॉपिंग की गई है, इस सीजन की जो सीजनल क्रॉपिंग है, वह सीजनल क्रॉपिंग के विषय में आपको बताना चाहूंगा। वो सीजनल क्रॉपिंग के विषय में है पैडी की क्रॉपिंग, और पैडी की क्रॉपिंग के विषय में किसानों ने ढेर सारा नुकसान उठाया है, और उसके विषय में भी मैंने आपको बताया है कि जो नुकसान हुआ है कौन सा नुकसान है, क्या नुकसान है। वो नुकसान ये हुआ है माय डियर फ्रेंड्स कि वो नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि वहां पर आपने देखा कि जो भी नुकसान हुआ
वह सारा का सारा नुकसान जो है, धान की फसल लगातार 5 to 6 डेज लगातार बरसात होती रही और हवाएं तेज चली और धान जो है आसानी से, पैडी की फसलें जो है आसानी से पानी में डूब गई, गिर गई, सड़ गई। तो वहां पर आपने देखा किस तरह से उसमें ढेर सारे नुकसान किसानों के हुए हैं। तो वहां पर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, गंडो नामक डिजीज आ रही है, एल्बिगोसिस्टोपस कोनिडिया से आपने सरसों में देखते हो, एल्बिगोसिस्टोपस कोनिडिया, ऐसे सिस्टोपस के डिजीज आ रहे हैं, कोनिडिया फॉर्म के डिजीज आ रहे हैं, बैसिडिया फॉर्म के डिजीज आ रहे हैं, रस्ट फॉर्म के डिजीज आ रहे हैं, स्मट फॉर्म के डिजीज आ रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं। आपको एक एक डिजीज के विषय में डिस्कस करके एक्सप्लेन करना है। तो आपने देखा कि जब तक आप इन पूरे टॉपिक को, पूरे बेस को जो है कंप्लीट प्रिपेयर नहीं कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो है पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा यूट्यूब का चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, के माध्यम से मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, क्लास 9 to क्लास 12 तक के मैंने सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है और लगातार मैं एक्सप्लेनेशन, लगातार मैं अपने लेक्चर को देता जा रहा हूं, बताता जा रहा हूं। उसमें नीट का जब एग्जाम आया तो मैंने नीट के भी काफी लेसन को एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं, सब चीजें हैं, उनको आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक अपलोड करूंगा वह आप तक मेरा टॉपिक पहुंच जाए। और जब हमारा टॉपिक आप तक पहुंच जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप जरूर उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसलिए कि मेरे पास, मैंने बताया है कि मैं इंडिविजुअल ऐसा टीचर, मेरे पास एक भी मिनट का कोई ऐसा टाइम नहीं है जो टाइम मैं आपको एक्स्ट्रा बातों में बताऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एक टारगेट है, आपको समय से आपका कोर्स खत्म कर देना, समय के रहते आपके कोर्स को पूरी तरह से खत्म कर देना। और समय के रहते अगर आपका कोर्स पूरी तरह से समाप्त हो गया है, समय के रहते अगर आपका कोर्स पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तो आपने देखा कि इस तरह से अगर हम समय के रहते आपका कोर्स समाप्त कर रहे हैं, आपको रिवीजन का टाइम पूरी तरह से मिल जाएगा। जब आपको रिवीजन का टाइम पूरी तरह से मिल जाएगा, आप आसानी पूर्वक उसमें रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और आपको पूरी तरह से उसका एक नोट प्रिपेयर करेंगे। इस तरह से आप जो है पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपके जो है, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज का टॉपिक जो मैंने दिया है एनिमल किंगडम, मैं एनिमल किंगडम को वह पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और बताया है मैंने। और इस एनिमल किंगडम के बताने के बाद मैं आज के इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं और मेरा अगला लेक्चर जो है वो जो है नेक्स्ट डे आएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं अगला लेक्चर अब किसी नए टॉपिक पर दूंगा, न कि मैं अगला लेक्चर जो है आपको समझाने के लिए दूंगा। जितना मुझे एक्सप्लेन करना था उतना मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है आपको। जो भी टॉपिक अगर इससे बच रहा है वो सारे के सारे टॉपिक को आप लोग रिवाइज करेंगे, नोट बनाएंगे, उसका प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम के लिए पूरी तरह से मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए। आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है पूरी तरह से आ रहा है और जो कुछ ही दिनों में आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है और इसके बाद ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो आप हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम को पूरी तरह से समझिए, जानिए, लिखिए और आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तब जाकर आप कर पाएंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं आप ध्यान दीजिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके टोटल टॉपिक को आप लर्न कर डालिए, एक्सप्लेन कर डालिए, पढ़ डालिए, समझ डालिए और सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। तो आज आपने देखा कि मैंने एनिमल किंगडम में इतने सारे पॉइंट्स के विषय में आज आपको डिस्कस किया। मैंने प्रोटिस्टा बताया, प्रोटोजोआ बताया, थैलोफाइट बताया, फंजाई बताया, एल्गी बताया, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के विषय में बताया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के विषय में बताया, बैक्टीरिया क्या होते हैं इसके विषय में बताया, मोनेरा है बैक्टीरिया, मोनेरा से बिलोंग करता है, ये क्या है, 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है, 5 किंगडम सिस्टम क्या होते हैं और यहाँ पर नाइडेरिया क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है। और इस तरह से आपने देखा कि मैंने सारे टॉपिक के विषय में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और अपने इसी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको एक बार फिर ये कहूँ न करना चाहूँ।